अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? डराना नहीं चाहते आप लोगों को, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि हम पिछले हफ्ते से कुछ थोड़ी थोड़ी वार्निंग्स आपको दे रहे हैं कि कोविड के केसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। अभी भी रुक सकते हैं, बिल्कुल रुक सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव डन इट वंस, वी कैन डू इट अगेन। लेकिन बताना ज़रूरी है कि शायद हम लैक कर रहे हैं कुछ SOPs को फॉलो करने में। के साथ शायद मुसलसल बढ़ नहीं रहे, किसी दिन कम भी हो जाते हैं, किसी दिन बढ़ भी जाते हैं, लेकिन हमें कंट्रोल करना है। और कंट्रोल हमें क्विकली आपको पता है कैसे करना है। अब तो मेरा ख्याल है कि ये अजबर हो गया होगा, ये तो जुबानी याद होना चाहिए कि हमें बस अपने चेहरे को कवर करना है, ढांपना है, बाहर जाते हुए, भीड़ में जाते हुए, और हाथ साफ रखने हैं। अच्छा जी, आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि वो तमाम असातिज़ा जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया, एक तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम ये बड़ा नोन फैक्ट है, बाज़ दफ़ा पेरेंट्स समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, कि अगर आपको उस्ताद अच्छा मिल जाए तो आपके बच्चे की ज़िंदगी बन जाती है, और अगर उस्ताद नहीं अच्छा मिले तो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब भी हो जाती है। इसलिए टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं वो तो पढ़ा ही रहे होते हैं, लेकिन इंस्पायरिंग अगर आप टीचर बनना चाहें तो वो दैट गोज अ लॉन्ग वे। बिकॉज एक तो पढ़ाई साथ चल रही होती है, लेकिन अ किड, अ चाइल्ड जब वो आपके पास होता है तो वो बड़ा एक स्पंज की तरह होता है। ही इज़ गोइंग टू पिक अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लिहाजा जितनी इंस्पायरिंग आप हरकतें कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं फॉर एस्पायरिंग टीचर्स, मैं ये कह रही हूँ। और अब्दुल्ला, हम कुछ, मुझे अपने टीचर्स वगैरह भी याद आ रहे हैं। आई स्पेशली वॉन्ट टू थैंक एंड एक्नॉलेज दोज टीचर्स जिनको हम शायद एज स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते थे, और उनकी क्लास में बड़ा मज़ा आता था। कोई टीचर्स होते हैं ना, आपको पता होता है कि जी उनकी क्लास आ रही है, शायद पढ़ाई वो वाली इतनी पसंद नहीं होगी, बट टीचर बड़े मजे के होते हैं, और आप यू कैन डू अ लॉट इन देयर प्रेजेंस एज वेल। वो टीचर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बड़े याद भी आते हैं। और मुझे स्कूल लाइफ के ज़माने में जो मुझे मैथ्स के टीचर आज तक नहीं समझ आए, अनलेस एंड अनटिल के लेटर ऑन बड़े हमारे एक अच्छे टीचर मिले। लेकिन प्राइमरी में जो सेक्शन होता है ना, 4th 5th में, मुझे कभी नहीं मैथ्स समझ आया, क्योंकि मे बी आई डोंट नो, या मेरा मसला था। एक्चुअली यू नो समटाइम्स सब्जेक्ट्स जो बड़े आसान होते हैं वो शायद आपको इसलिए भी, यू आर वेरी राइट, मेरे साथ भी हो चुका है, वो आपको इसलिए नहीं अच्छे लगते बिकॉज वो टीचर शायद इतने इंस्पायरिंग नहीं होते। बट एनीवे जी, आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, हम तो इंस्पायरिंग टीचर्स की बात कर रहे हैं। एंड मुझे वो टीचर भी याद आ गए जिनको वर्ल्ड बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला था। आपको याद है ना, पिछले साल हमारे पास आए हुए थे, वो भी एक कमाल के टीचर थे। तो लिहाजा थिंक ऑफ योर गुड टीचर्स दिस डे एंड उनके नाम लिख के भेजिए हमें जियो पाकिस्तान टीवी, और फिर हम पढ़ेंगे आपकी तरफ से पढ़ेंगे। बहुत सी बातें हमने करनी है आपसे, लेकिन सबसे पहले ज़रा सियासी मंजरनामे पर क्या चल रहा है, क्योंकि एट टाइम्स लोग होते हैं ना वीकेंड पे अपनी मसरूफियात, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ बिजी होते हैं, तो फिर मंडे जब आता है तो आपको पता होना ज़रूरी है कि मुल्क में क्या चल रहा है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीथिंग, बी इट योर बिजनेस और योर सर्विस, व्हाटएवर इट इज। तो फिर आपको बताना शुरू करते हैं कि मौलाना की क़यादत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलेगी। अपोजिशन जमातें अपने जलसे जुलूस भी साथ साथ चलाएंगी। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ ये क्या लगता है, हुकूमत के खिलाफ एक सॉर्ट ऑफ जंग सी लड़ने के लिए तैयार दिखाई देती है। मैं जंग वाला जो है ना, मुझे वर्ड्स बड़े अजीब लगना स्टार्ट हो जाते हैं, सो आई डोंट वांट टू यूज, बट ऑफ कोर्स उनकी एक पूरी पॉलिसी जो है वो तैयार हो चुकी है। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ नून लीग इंतहाई जारहाना मूड में है, नज़र भी आ रही है। इस पर इख्तलाफ की 11 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान को सरबराह मुकर्रर किया है। PDM के वर्चुअल इजलास में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल, शाह उवैस नूरानी, अमीर हैदर खान होती और दीगर शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेफाक राय से PDM का पहला सदर मुंतखब किया गया है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान का नाम तजवीज़ किया, बिलावल भुट्टो ने इसकी तायीद की। PDM को हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ 11 अक्टूबर को क्वेटा में जलसा आम से करना था। अब फैसला हुआ है कि अब ये जलसा 18 अक्टूबर को होगा। मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर भी हुकूमत के खिलाफ सरगर्म है। आज माफियाज की जेबें भरी जा रही हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम के जरिए इन नलायकों, चोरों, करप्ट टोले को घर भेजकर पाकिस्तान की आवाम को ये रिलीफ दिलवा कर रहेगी। और आपको बताएं कि 2 रोज़ पहले लाहौर में जलसे के अलावा ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़ ने पंजाब भर में जलसे करने का फैसला किया है। पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरावाला में होगा। नून लीग को हुकूमत की जानिब से शदीद सियासी हमलों का सामना है। पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना किसी भी हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। दूसरी बात ये है कि वो लोग जो कि कानून को मतलूब हैं, जिन पे मुकदमे हैं, जिन्होंने कि करप्शन की है, जिन्होंने कि डाके डाले हैं, उनको
तो हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो आके जो है तो अपनी एक सियासी एक्टिविटी करें। सियासी एक्टिविटी के पीछे वो नहीं छुप सकते। अगर कानून समझता है और अदालतें समझती हैं, उनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जैसे जैसे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बयानिया लेकर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी मुखालफत में भी इजाफा होता जा रहा है। आगे आने वाले चंद हफ्तों में मुस्लिम लीग नून की सियासी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। अब इस पे बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अज़मा। अज़मा, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में PDM के जलसे होंगे, दूसरी तरफ पंजाब में मुस्लिम लीग नून अपने जलसे भी कर रही है, तो इस तरह अपनी ताकत को तकसीम करना आप समझते हैं कि यही बेहतर तरीका है, यही बेहतर स्ट्रैटेजी है? लेकिन एक तरह से तासुर नहीं जाता कि आप लोगों को PDM की ताकत पर इतना एतबार नहीं है, इसलिए अपनी मुहिम भी साथ साथ चला रहे हैं? बहुत शुक्रिया। जी नहीं, मैं नहीं समझती कि ये आपका तज्जिया दुरुस्त है या सवाल दुरुस्त है। PMLN एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान की, और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मौलाना साहब के साथ इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। सो एक अपोजिशन पार्टी होते हुए भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो राय आमा है उसके पास, उसको तैयार करने के लिए उनके पास जाएं और अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी जाएं। और फिर आप ये कह लीजिए कि ये तैयारी भी है हमारी बड़े जलसों के लिए। हमने जो जलसे पंजाब के अंदर जो अनाउंस किए हैं उसमें वर्कर कन्वेंशन जो है बेसिकली जो पार्टी के हैं वो है। लाहौर का एक बड़ा जलसा होगा जो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा, एक गुजरावाला के प्लेटफॉर्म से जो है वो जलसा जो है वो होगा। सो ये तमाम जलसे, ये उन बड़े जलसों को जो है उनकी तैयारी के लिए वार्म अप आप कह सकते हैं। जो बाकी वर्कर कन्वेंशंस हैं, जो PDM के जलसे हैं, ज़ाहिर है वो बहुत बड़े जलसे होंगे, और जो हमारे जलसे हैं वो PDM के जलसों की तैयारी के लिए होंगे। चलिए ठीक है, आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अज़मा, ये भी बताइएगा कि इस पूरी मुहिम में अब तक हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मूड जो है वो ज़्यादा जारहाना नहीं लग रहा, तो अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव डालना है तो आपकी इत्तेहादी PP पंजाब में कहाँ है? क्योंकि अब साथ तो नज़र आने चाहिए ना कि एक ही डगर पे चले। नहीं, मैं नहीं समझती। देखिए, एक तो आप जानते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे हैं माजी के अंदर, और उनकी अभी नई पंजाब की तंजीम भी डेवलप हुई है, और अभी वो कुछ दिनों से वो भी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, और वो भी अपनी रैलीज का और इसके स्केड्यूल का जो है वो ऐलान कर रहे हैं कुछ दिनों के अंदर, मेरी मालूमात के मुताबिक। तो बिल्कुल हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। वो भी अपने तौर के ऊपर जो भी वो चाहें वो कर सकते हैं, और जो PDM के जलसे होंगे उसमें इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ शामिल होगी, बाकी तमाम पार्टियां भी हमारे साथ शामिल होंगी। अच्छा अज़मा, लास्टली, ज़ाहिर है आप लोगों का बड़ा प्लान है तहरीक चलाने का, जलसे करने का, जो कि ठीक है, आपका जमहूरी हक है, लेकिन COVID-19 जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वो आपका कौमी फरीज़ा भी है कि अपने लोगों को, अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को इस आजमाइश में ना डालें और मे बी ये बीमारी ना फैले। देखिए, कोरोना तो हमें वज़ीर आज़म साहब और उनकी सारी टीम बता रही है कि कोरोना खत्म हो गया है, और इसके ऊपर, इन हालात के ऊपर हमें इमरान खान साहब ही तो लेके आए हैं, और उनके मुताबिक पूरी हुकूमत आप देखिए रिलैक्स्ड है, सारा पाकिस्तान खुला हुआ है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो सिर्फ ये हमारे एहतजाज के ऊपर ही तो कोरोना असरअंदाज नहीं होगा ना। कोरोना जो है वो उसको फिर असरअंदाज होना है तो उसको बाकी जगह पर भी असरअंदाज होना चाहिए। लेकिन ये दुरुस्त है कि हम साथ साथ की भी कोशिश करेंगे कि ये मैस कैंपेन जो है वो भी चलाई जाए कि कोरोना की जो एहतियाती तदाबीर है उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी हमसे बात करने का। लेकिन मुझे हुकूमत का ये कहना कि कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन आपको पता है कि कितना ख़त्म हुआ है? तो ख़त्म तो बहुत हुआ है, कह भी नहीं रहे, मतलब ये ज़रूर बता रहे हैं, जो कि ट्रूथ भी है कि बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन ख़त्म होने की तो बात एक्चुअली कहीं हो भी नहीं रही। और बारहा जो टेलीफोनिक रिकॉर्डेड मैसेजेस चलते हैं उसमें भी यही है कि एहतियात का दामन हाथ से तो करनी चाहिए, ना छोड़ें। और जाहिर है वो हुकूमती सतह पे ही मैसेज चलवाए जा रहे हैं। आपको पता है ना, बहुत से वीकेंड पे यहाँ कराची में भी पावर शो हुआ है, और उससे पहले हैदराबाद में भी हुआ ऑन द वीकेंड। तो ये हमारा सवाल सिर्फ अज़मा बुखारी से नहीं था, हर किसी से था कि जब आप लोग ये करते हैं और अपने कारकुनों को इन्वाइट करते हैं तो आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं उनको? क्या कोई सैनिटाइजर, कोई डिस्टेंस, कोई मास्क, ये सब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे प्रोग्राम नया पाकिस्तान के होस्ट हैं शहजाद इकबाल हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद। इस वक्त जो मरकज़ में जंग चल रही है वो अपोजिशन बमुकाबला हुकूमत नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून बमुकाबला हुकूमत है। अपैरेंटली तासुर यही है, और मुस्लिम लीग नून ने PDM के बैनर तले जलसों
जलसों के साथ साथ अपने जलसों का भी प्रोग्राम जो है वो मुरतब कर रखा है। लाहौर में एक पावर शो किया भी है, तो क्या इस स्ट्रैटेजी से हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ेगा? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है, क्योंकि जब एपीसी हुई थी उस वक्त तो बाकायदा ये लग रहा था कि हुकूमत बामुकाबला ऑपोजिशन है, लेकिन एपीसी के बाद से हम देख रहे हैं कि नून लीग ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब ने 2-3 बड़े सख्त खिताब किए हैं, मरीम नवाज बात कर रही हैं, नून लीग के दूसरे रहनुमा बात कर रहे हैं, जबकि उस तरह के जो बयानात हैं या उस तरह की तकारीर हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं सुनाई दी गई हैं। बिलाल भुट्टो कुछ अरसा मुल्क में थे भी नहीं, जिस वजह से शकूक व शुबात ये पैदा हो रहे हैं कि क्या जो दीगर जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या और जो जमातें अपोजिशन में, वो उस पोजीशन पर नून लीग का साथ देंगी या नहीं देंगी जो कि नून लीग ने ली हुई है। जो एलामिया एपीसी का, उसमें तो यकीनन ये कहा है कि इदारों का रोल नहीं होना चाहिए सियासत में और उनको अपने आईनी मैंडेट में रह के काम करने की जरूरत है, लेकिन जो गनगरज हमें नजर आई है नवाज शरीफ की जानिब से, वो नहीं नजर आ रही पीपल्स पार्टी की जानिब से। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट भी इसमें जोड़ लें, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ज़रदारी पर एतमाद नहीं है, बाद में उन्होंने वजाहत भी दी, लेकिन ये तमाम जो सिचुएशन है उसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। और मुझे ये लगता है कि अगर किसी ना किसी पॉइंट पर पीपल्स पार्टी शाना बशाना नहीं खड़ी रहती नून लीग के, तो उससे जो तहरीक है वो बहुत कमज़ोर होगी और हुकूमत को जो थोड़ा बहुत नुकसान हो भी सकता है वो भी नहीं होगा। क्योंकि आप देखें, पीपल्स पार्टी का स्टेक है हुकूमत में, उनके पास सिंध की हुकूमत है। अगर यहाँ से नए इलेक्शंस होते भी हैं तो जो सिचुएशन है इस वक्त पंजाब में, पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं है, तो एट मैक्सिमम वो वही गेन करेंगे जो इस वक्त उनका शेयर है। तो इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आगे ये देखना कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें नून लीग के साथ उसी बयानिए पे उसी तरह खड़ी रहती हैं या नहीं। ठीक है शहजाद, ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में हुकूमत का रद्द अमल बहुत ही दिलचस्प है। दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, हर एक ट्वीट पर एक बयान का जवाब दिया जाता है। वो करप्शन का बयानिया देते देते गद्दारी कार्ड तक तो आ चुके हैं। तो हुकूमत इतनी डेस्परेट आपको क्या लगता है कि क्यों नज़र आ रही है, क्या परेशानी है? देखिए, डेस्परेट की बात बयानात में तो नहीं नजर आती, बयानात देने चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना चाहता। अगर एक तरफ से बयानिया नून लीग का बन रहा है कि हुकूमत जो है वो इदारों का कंधा इस्तेमाल कर रही है अपनी नाकामी छुपाने के लिए, तो इसका काउंटर नैरेटिव भी आएगा। हुकूमत की तरफ से भी ये बात की जा रही है कि इदारों को और हुकूमत को लड़वाने की कोशिश है नून लीग की, तो दोनों तरफ से बयान तो होंगे। लेकिन जो दूसरा आपका पॉइंट है वो बड़ा अहम है कि गद्दारी के फतवे जो लगाए जा रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के बयान जो दिए जा रहे हैं, इससे गुरेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो कि हर सियासी जमात दूसरे मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुकी है। इससे निकलता कुछ नहीं है। आप डिस्क्रेडिट करते हैं पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को, और खुद इमरान खान साहब इसके विक्टिम रहे। अभिनंदन को भेजने का मामला हो, कश्मीर का जो इशू हुआ, आर्टिकल 370 का स्टेटस खत्म किया गया, इन सब वाकयात के बाद इमरान खान पर जो है वो मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगे, अभिनंदन को भेजने पर भी उनकी हुबुलवतनी पे शक किया गया, कुलभूषण यादव का वकील इमरान खान को कहा गया। तो ये सब तहरीक इंसाफ खुद देख चुकी है, इसीलिए इन बयानात से हमें दूर रहना चाहिए। आप इख्तलाफ करें, आपको लगता है कि नून लीग की जो स्ट्रैटेजी है उससे इदारे कमजोर होंगे, मुल्क का नुकसान होगा, ये आप कहें, लेकिन ये कहना कि ये इंडिया के हुक्म से हो रहा है, इंडिया की मदद से हो रहा है, मेरे ख्याल से दुश्मन मुल्क के हवाले से इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए कि कोई भी सियासी पार्टी जो है वो किसी के कहने पे ये काम कर रही है। इससे दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि हर सियासी पार्टी, हर बड़ा लीडर इस बात का विक्टिम बन चुका है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। और ये हमारी सियासी तारीख रही है कि जब हमने किसी नहज पर, किसी एक्सट्रीम पे किसी को तनकीद का निशाना बनाना होता है तो हम उसे गद्दार कह देते हैं या फिर इंडियन एजेंट कह देते हैं। इतना लाइटली यूज होना नहीं चाहिए, इतना हर बात पे निकाल नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ठेस पहुंचती है ओवरऑल लोगों को भी, सिस्टम को भी, और साथ ही साथ जिस इंसान पर ये इल्जाम लगाया जा रहा होता है, और अगर वाकई इसमें कोई हकीकत ना हो तो आप उस ज़हनी तनाव और उस सदमे का अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी को गद्दार कह रहे हैं। उस इंसान पे वो ओनस होता है कि वो अपना नाम साफ करे, हालांकि उसका कोई इस चीज से लेना देना नहीं, किसी और ने उस पर इल्जाम लगाया और उसको क्लैरिटी उसकी देनी है। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज बड़े रैंडमली आजकल किसी पे भी गद्दारी का जो एक है ना वो एक तारीख लग जाता है। जो गद्दारी के सर्टिफिकेट यूं ही बांटे गए हैं माजी में भी, इन द पास्ट भी, ये सिलसिला अब हमें 2020 में तो कम से कम खत्म कर देना चाहिए। कुछ तो हमें माजी से सीखना चाहिए, लेकिन हमने माजी से यही सीखा कि हम माजी से कुछ नहीं सीखते। एग्जैक्टली, पॉइंट देयर। अच्छा जी, टीचर्स डे पे बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन
यानी वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने पहली बार आज ही के दिन 5 अक्टूबर 1994 को ये दिन मनाया था। असातिज़ा की खिदमत का एतराफ़ करने के लिए आज दुनिया भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात हो रही हैं और हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा टीचर या ऐसी टीचर ज़रूर आए होंगे जिसका हमारी कामयाबियों में बड़ा किरदार रहा है। हमारे यहाँ उस्ताद को रूहानी वालिदैन कहा जाता है क्योंकि ये उस्ताद ही हैं जो हमारे किरदार को संवारते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू एक्चुअली। एक अच्छा टीचर आपको मिल जाए वो एक अच्छे गाइड की तरह जो है वो काम करता है। रिमेंबर मॉन्टेसरी और KG 1 और 1 क्लास में जो आपकी टीचर्स हुआ करती थी? टीचर्स नहीं याद, लेकिन वो बड़ा हॉरर टाइम था। वो उनके नाम याद है आपको? स्टिल रिमेंबर देयर नेम्स एक्चुअली। पता है व्हेन आई वाज इन द, बिल्कुल जब पहले स्कूल में नहीं डालते तो एक हमारी कोई नेबरहुड आंटी थी जिन्होंने घर में एक नर्सरी टाइप खोली हुई थी, तो आई हैव बीन टोल्ड, आई डोंट रिमेंबर बट आई हैव बीन टोल्ड आई यूज्ड टू गो देयर। अच्छा, यू फॉर अ व्हाइल, लाइक यू नो, वो जो छोटे बच्चे बिल्कुल जब बच्चों को माओ ने आरे लगाना होता है और घर से निकालना होता है, तो वो वाला टाइम। तो आई स्टिल रिमेंबर। और कभी नहीं, बड़ा दिल करता है कि कभी आपको ज़िंदगी में ऐसे ही चलते हुए किसी मॉल में, किसी दुकान में, किसी राह गुजर पर अपना कोई उस्ताद मिल जाए, बहुत पुराना कोई उस्ताद, लेकिन कभी मेरे साथ कभी नहीं हुआ। एंड आई रियली मिस इट कि कभी तो कोई टीचर मिले। वी आर नॉट इन द सेम सिटी, मे बी यस, वी आर नॉट इन द सेम सिटी। हमारे टीचर्स ही हमारी कामयाबियों की में सीढ़ी का किरदार अदा करते हैं और ये मुस्तकबिल की नस्ल को तैयार करते हैं और इसीलिए इन्हें कौम का मामार भी कहा जाता है। और हम ये टीचर से गुजारिश करते हुए कहेंगे कि आपका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस्ताद अच्छे हों तो पूरी कौमें संवर जाती हैं और हमने माजी में दुनिया में ऐसी मिसालें देखी भी हैं। और जस्ट ऐड अब्दुल्ला, टीचर भी उसी को बनना चाहिए जो कि पैशनेट अबाउट टीचिंग हो, चाहता हो। जैसे एंड बाय द वे दैट गोज ट्रू अबाउट एनी अदर प्रोफेशन, एनी अदर जॉब। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इंसान वही करे जिसमें उसका पैशन हो, उसका दिल लगता हो और उसको शौक हो वो करने का। एंड टीचिंग डेफिनेटली इज वन ऑफ दोस प्रोफेशंस। There was a time when I was really passionate to become a teacher actually. So professor or teacher, whatever it is. अब्दुल्ला, इट्स अ टफ जॉब। आपको पता है कि बहुत से लड़के लड़कियां पाकिस्तान में एटलीस्ट वो BA और मास्टर्स वगैरह के बाद थोड़ी देर के लिए तो टीच करते ही करते हैं, मतलब एक वो पास टाइम ही हो जाता है। आई मस्ट कन्फेस दैट आई हैव नेवर डन दैट। हाँ, मैं भी नहीं, मैंने मुझे भी तो खौफ आता है इस चीज़ से, बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आपको पता है बोलने का माशाल्लाह शौक बहुत ज़्यादा है ना। तो बेहतरीन सिलसिला हो कि सामने क्लास बैठी हो और आप बोले चले जा रहे हैं और सुने चले जा रहे हैं बच्चे, और सुन भी रहे हो, सुन भी रहे हैं ना आपको। अच्छा जी, तो ये हमने बस थैंक यू टू द टीचर्स करना था और आपसे भी हम ये कहेंगे स्कूल्स आर बैक ऑन नाउ, तो प्लीज़ अपने टीचर्स को शुक्रिया ज़रूर अदा करें। और कभी कभार हमने देखा है कि क्रिटिसाइज़ वगैरह भी अगर लोगों को भी कहा जाए तो एक लड़ाई सी पड़ जाती है, वेयर एज बॉटम लाइन ये कि ये गंद हमने खुद मचाया है। ये समंदर में भी चीजें फेंकना, फिर बाहर, मतलब दिस इज आवर डूइंग। ये मेडिकल वेस्ट वाला मामला जब हुआ था उसके बाद एकदम से बड़ी सफाई हो गई थी, याद है आपको? और उसके बाद अब दोबारा से वही हाल है। क्या इन्होंने वाकई अब तक वो मशीन्स एक्वायर नहीं की हैं जो रेत को छानती हैं? और रोज़ाना की बुनियाद में हमने पूरी दुनिया के बीचेस पे देखा है कि वो मशीन्स जो हैं वो जिस तरह फसलों में नहीं चल रहे होते, जिस तरह ट्रैक्टर वो चल रही होती हैं और वो रेत में से कूड़ा निकालती जाती हैं। पानी साफ, समुंदर, नहरें साफ करने की भी मशीनें आ चुकी हैं, पूरे मैकेनिज्म्स आ चुके हैं। यहाँ हम यही प्ले करेंगे कि जो बड़े हमारे अच्छे दोस्त ममालिक हैं कुछ डोनेशन में दे दें इधर, वरना आप देख ही रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है, मशीनें दे दें, मेरा दे दें कोई डोनेशन में, और फिर कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वादे के साथ दें कि उनको हम मेंटेन भी करेंगे और उनको यूज भी करेंगे। बहुत सी ऐसी मशीनरी हमने देखी है वो गली सड़ी पड़ी होती है लेकिन यूज नहीं हो रही क्योंकि उस पर कोई रौला पड़ जाता है। ये मैनुअली इम्पॉसिबल काम है, ये नहीं हो सकता। और कब तक होगा? मतलब और इससे ज्यादा इम्पॉसिबल काम ये है कि हम तमीज सिखा दें लोगों को, तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए बस वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि हम किसी को बताते हैं कि समंदर पे जब आप भुट्टा खा रहे हैं या सिट्टा खा रहे हैं तो वो जो है वो आपने समंदर पे वही रेत। एंड ऑनेस्टली यू डोंट नीड टू गो टू स्कूल टू नो कि वो उसको आपने एक कूड़े की जगह पे फेंकना है, एक ड्रम में फेंकना है, नॉट रियली एनीवेयर यू वांट। एनीवे, थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस और हम बताने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में किस किस टीचर ने क्या क्या किरदार अदा किया, और बड़े लोग अपने किस्से ही छेड़ना शुरू हो गए हैं। अच्छा, और साथ साथ आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग अपने बच्चों की तस्वीरें भी भेज रहे हैं जिनका फर्स्ट डे, सेकंड डे स्कूल स्टार्ट हुए हैं। और भाई आपको पता है कि अभी ये भी माय सिस्टर वाज टेलिंग मी कि अब स्कूल में एक टीचर को निकल आया कोविड, नॉट इन पाकिस्तान बट अब स्कूल वाले फिर सारे बच्चों का टेस्ट करा रहे हैं, तो ये सिलसिला भी चल रहा है बाहर के ममालिक में। अच्छा जी, बाय द वे ये इस्लामाबाद में भी बहुत टीचर्स के, आपको पता है यहाँ भी पूरे मुल्क में टीचर्स के भी टेस्ट वगैरह हुए हैं बिफोर गोइंग बैक टू स्कूल। तो कोरोना की बात हो ही रही है तो आपको बताएं कि कोरोना की एक और लहर आ सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान खबरदार कर रहे हैं, मुकम्मल एहतियात ही
इस बड़े खतरे से बचा सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वबा दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में कंट्रोल में है। सूरत हाल में बेहतरी के बाद स्कूल, दफ्तर, कारोबारी मराकज़ और शादी हॉल्स भी खुल गए हैं। हुकूमत की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है, बट फ्रेंकली इफ़ यू आस्क मी, मैंने बहुत कम देखा है कि SOPs पे कोई अमल कर रहा हो। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि अल्लाह की रहमत से दूसरे ममालिक की निस्बत हम कोरोना के शदीद ख़तरात से बड़ी हद तक जो है वो महफूज रहे हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ कोरोना वबा की दूसरी लहर का खदशा है। अवाम से अपील है मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। तमाम दफातर और तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। तो ये तमाम सूरत हाल है। डॉक्टर सईद अख्तर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दुनिया भर में कोरोना की लहर ने बड़ी तबाही मचाई। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से ऐसी तबाही से महफूज रहा है, हम पे खासी रहमत रही है। अब दुनिया भर में दूसरी लहर चल रही है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सर्दियों में पाकिस्तान में कोरोना दोबारा सर उठा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है हम सबके लिए? देखिए, इसके बारे में हतमी तौर पे तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क़राइन यही हैं कि एक सेकंड वेव आएगी। और चूँकि अब हमने दुनिया के ट्रेंड्स को पहले भी देखा है, स्टडी किया है, और पाकिस्तान उसको फॉलो करता है। और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्कूल खुले ये चीज़ें बढ़ना शुरू हुई। फिर हमें ये भी पता है कि कोरोना वायरस जो है, लाइक अदर कोरोना वायरसेस या इन्फ्लुएंजा वायरसेस की जो फैमिलीज़ हैं, ये सारी की सारी टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी के साथ इनका कुछ लिंक है। क्या लिंक है ये हमें अभी क्लियरली नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हर साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास फ्लू का सीज़न शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें एक्चुअली क्या होगा ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना बहुत बड़ा ज़रूरी है और प्रीएम्प्ट करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने अभी उसकी तैयारी नहीं की और जो हम माजी में जो चीज़ें गुजर चुकी हैं उनसे नहीं सीखा, तो शायद वो जो सेकंड वेव हो वो पहली वेव से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। ये भी मुमकिन हो कि बिल्कुल मामूली सी सेकंड वेव हो। लिहाजा तैयारी हमें डेफिनेटली करनी चाहिए और सारे के सारे जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं उनको इन प्लेस करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म ने भी वार्निंग दी है और हुकूमतें भी चेक रख रही हैं कि कोरोना से बचाव के SOPs पर हर सूरत अमल दरामद होता रहे, लेकिन आपने भी देखा होगा कि अवाम इसे इतना सीरियस नहीं ले रही। तो शहरियों को कैसे समझाया जाए कि ये कितनी ख़तरे की बात है और एहतियात कितना लाजिम है? अब देखिए, शहरी जो हैं वो उनको समझाना या ना समझाना वो एक साइड है, और हमने इस पहली एपिसोड में देख लिया कि लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब भी हुकूमत ने अपनी अथॉरिटी को असर्ट किया और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की तो लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और यही हाल पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप अमेरिका में देखें कि डोनाल्ड ट्रंप कहता था कोई मास्क की ज़रूरत ही नहीं है, और फिर जब हुकूमत खुद एक मुश्किल में पड़ी और बीमारी बढ़ने लगी तो डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स ने चीज़ों को इन्फोर्स करना शुरू किया। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हुकूमत का काम सिर्फ अपील करना नहीं होता, हुकूमत का काम असर्ट करना भी होता है। लिहाजा हम हुकूमत को SOPs को बनाने चाहिए। जो अदारे उन SOPs को नहीं फॉलो कर रहे, प्राइवेट और पब्लिक, उनको बंद करना चाहिए, उनको वार्निंग देनी चाहिए, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करें तो उनको पेनल्टी देनी चाहिए। देखिए, हमने बहुत सीखा है लास्ट 7-8 महीने के अंदर, और एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है कि जिन हुकूमतों ने अपनी अथॉरिटी को असर्ट किया और अपना काम सख्ती के साथ करवाया, वहाँ पे बड़े सक्सेसफुल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। एंड यू आर वेरी राइट, हम लोगों को बस एडवाइस ही कर सकते हैं और कंपैरिजन भी नहीं दे सकते बाकी मुल्कों के साथ, बिकॉज बाकी मुल्कों में भी यही इश्यूज चल रहे हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि यूरोप में जो सेकेंड वेव है इट हैज़ बिन ड्रिवन बाय द यंग पीपल जिन्होंने SOPs का ख्याल नहीं रखा। तो लिहाजा हम कंपेरिजन इस तरह कर सकते हैं कि सीख सकते हैं। अब वहाँ भी लोग नहीं रख रहे ख्याल, हमने भी ना रखा, तो फिर बात कहाँ जाके ख़त्म होगी? इट इज़ इन कंट्रोल इन पाकिस्तान। वी शुड जस्ट, हम जितने लोग देख रहे हैं, कोई नहीं चाहता कारोबार मुतासर हो, कोई नहीं चाहता उसका काम बंद हो, दुकान बंद हो, फैक्ट्री बंद हो, दोबारा से सब कुछ कोई नहीं चाहता। अगर हम ये नहीं चाहते तो हमें ख्याल रखना होगा।
आई एम वेरी स्केयर्ड कि दोबारा से लॉकडाउन टाइप अच्छा, अभी हम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट्स। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा जो हफ्ते का आगाज़ हो, बल्कि तो दिन का आगाज़ तो आप लोगों के साथ होता ही है, लेकिन फिर वो 2 दिन की छुट्टी हो जाती है। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मंडेज। आई डोंट नो, एक वो फ्रेश सी फीलिंग होती है। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच जो खास तौर पे हमें नॉर्दर्न एरिया से लिख रहे हैं, इस्लामाबाद वगैरह से भी लोग लिख रहे हैं। वी नो कि आप लोगों का मौसम जो है वो बदल रहा है। हमारे यहाँ बदल रहा है वैसे मौसम? नहीं, नॉट रियली, बल्कि कल तो खासी गर्मी थी। इनफैक्ट दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आपको पता है अब कराची में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दी आती है, जरा लेट आती है और ठीक ठाक आती है और फिर लेट जाती है। लेकिन अब्दुल्ला वो जो इस्लामाबाद वाले लोग लिख रहे हैं ना कि वो एक खुशबू भी साथ साथ आती है, वो सर्दी की खुशबू भी आपको आना स्टार्ट हो जाती है कि द वेदर इज चेंजिंग। बड़ा प्रॉमिसिंग किस्म का टाइम होता है। लाहौर वाले तो आपको पता है कि वो स्मॉग की वजह से भी इट्स नॉट वेरी फार अवे, सो उसकी वजह से भी परेशान है। दैट कम्स मच लेटर इन द सर्दी, मतलब वो दिसंबर हो जाता है, नवंबर में शुरू हो जाता है। सॉरी अबाउट दैट। और वो कोविड-19 एंड देन स्मॉग एंड इन्फ्लुएंजा, तो ये जरा चीजें परेशान कर सकती हैं। ऑल द मोर रीजंस के मास्क जो है वो पहने रहें। देखिए, और एक तो कोविड की वजह से मास्क है, अब स्मॉग की वजह से मास्क है। मास्क वैसे बड़ा बचा रहा है लोगों को, आपस में भी जब एक दूसरे से बातें कर रहे हो, वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, तो मास्क पहना हो तो बड़ी बचत हो जाती है। इंडीड। शुरू करते हैं विद द सावर्स टॉप स्टोरीज। चलो ठीक है, टॉप स्टोरीज भी हम कर ही लेंगे, लेकिन लगता है कि हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। कुछ हम तस्वीरें लगता है कि अपनी जोड़े हैं और लगता है कि अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ताबिश गौहर साहब को बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन केई की क्या परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर खुश हुए होंगे कि उन्होंने कहा कि आप ही आ जाएं जी, हमें एडवाइस करें। नहीं माशाल्लाह, मेरी बात सुने, इंतखाबात से पहले किनारे आपको याद है कि छोटी काबीना, और फिर पहला खिताब आपको याद है कि मुख्तसर काबीना और वो सारी चीज़ें, फिर दुख होता है। फिर आई एम श्योर कि जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो थोड़े से हर्ट होते हैं ऐसी चीज़ें देख। अच्छा, we'll talk about that later with the numbers। की तब्दीली का दावा करने वाले जब सामने आए थे, तो फिर निज़ाम क्या तब्दील हुआ अगर उसी डगर पे चलना था जिस पे पहले वाले चल रहे थे? लेकिन उससे पहले जरा वापस कराची आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक रैली भी हुई है, उसके हवाले से बात कर लें। आपको बताएं कि आयरनी थी इन इटसेल्फ, बहुत बड़ी आयरनी है, बट एनीवे खबर तो आपको देनी है ना, देन यू मेक ऑफ इट व्हाट यू वांट। कराची के हकूक के नाम पर एक और रैली, कुछ और तकरीरें, बहुत से वादे। पीपल्स पार्टी ने रैली तो कर दी, कराची के लिए अमली तौर पर भी कुछ कर दे तो उनकी बातों पर यकीन भी आएगा। अभी तो बिल्कुल अनबिलीवेबल सी बात लग रही है। लगातार 13 साल से सिंध पर हुकूमत करती पीपल्स पार्टी के दौर में कराची मसाइल की दलदल में फंसा है। क्या क्या चीज़ें हम आपको नोट करवाएं। सड़कें टूटी हैं, गटर उबल रहे हैं, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। कराची ग्रीन लाइन का मंसूबा बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल बना है। मतलब पूरी एक लिस्ट है बहुत लंबी सी। और पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की जानिब से कराची यकजहती रैली निकाली गई। रैली से खिताब में रहनुमाओं का कहना था कि नफरत की सियासत करने वालों ने 3 नस्लें तबाह कर दी। जाहिर है कि उनका इशारा एमक्यूएम की तरफ से था। कराची पर कब्जे की ख्वाहिश रखने वाले ख्वाब देखना छोड़ दें। हम नहीं जानते इंसानियत को, हम नहीं जानते फिक्रवारियत को। ये मुल्क हम सबका है और हम सबको खुशहाल होना है। आपने ये पैगाम दिया है कि कराची में अब इंसानियत की बुनियाद पर फसादात की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आपने ये पैगाम दिया है कि सुबह सिंध की तकसीम हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। आपने ये पैगाम दिया है कि कराची में रहने वाला हर शख्स, ख्वाह उसकी ज़बान कोई हो, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी इलाके से हो, ख्वाह वो कुछ भी करता हो, वो कराची का मालिक है। इन बातों का जवाब एमक्यूएम ने हैदराबाद में पावर शो करके दिया और एक बार फिर नए सूबे की बात करती। सारी साजिशों और मंसूबों को हैदराबाद मार्च ने ताराज कर दिया। आवाज बुलंद हो चुकी है महाजरों की, न कोई बैठाएगा तो बैठेगी। जितनी लाशें गिराना है गिराओ, सूबा तो हम लेके रहेंगे, सूबा तो हम लेके रहेंगे, तुम्हारे हलक से खींच के निकालेंगे इस सूबे को। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने रैली को सिंध की तकसीम चाहने वालों के खिलाफ रेफरेंडम करार दिया। पूरे मुल्क को कोरोना से डराने वाले और SOPs पर सख्ती अमल करने के तलकीन करने वाले रहनुमाओं ने रैली निकाल कर आवाम को क्या पैगाम दिया, ज़रा ये भी बता दें, क्योंकि ये सवाल बहुत बनता है। इनफैक्ट ये जो रैली का सोच रहा है और जो रैली निकाल रहा है
उससे बहुत बड़ा सवाल है कि वो किधर गए वो SOPs। मतलब यहाँ हम बातें करते हैं कि स्कूलों को खोला जाए या बंद कर दिया जाए, शादी हॉल खुले बंद कर दे, तो रैली के बारे में तो सवाल ही नहीं है। और रैली तो निकल रही है। सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, इवन CM सिंध साहब, और हम ये किसी तंज के जुमरे में नहीं कह रहे, वो बड़े कंसर्न थे कोविड-19 की वजह से, और उनका कंसर्न सबने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि बड़ी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत बड़ी सीरियसली कंसर्न नजर आई है एज फार एज कोविड-19 वाज कंसर्न। तो सईद गनी साहब ने ही हमें ज्वाइन किया है, उनसे पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया गनी साहब, आपने कराची के हकूक़ के नाम पर एक सियासी रैली कर दी, MQM को जवाब दे दिया, हुक्मरान जमात को वैसे रैली की क्या ज़रूरत थी, ये सवाल जायज़ नहीं है सर? देखिए, एक तो ये पता नहीं कहाँ से तासुर आ गया कि जो जमात हुकूमत में वो रैली नहीं कर सकती, फिर तो PTI भी पूरे मुल्क में करती है, इससे पहले भी सियासी जमातें हुकूमत में रही वो करती रही, MQM खुद हुकूमत में है वो भी कर रही है। तो सियासी जमातें अगर हुकूमत में हों, अपोजिशन में हो, लेकिन मुख्तलिफ इशूज़ पर वो पब्लिक गैदरिंग्स कर सकती हैं, तो इस पर कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने जिस मकसद के तहत ये रैली की, उसकी बुनियादी वजह यह है कि MQM ने पिछले कई दिनों से एक मरतबा फिर वो लिसानियत की बुनियाद पर कराची शहर में ख़ास तौर पर लोगों को तकसीम करने का जो उनका एजेंडा है, जो नैरेटिव है, उसको आगे बढ़ाया है, और बदकिस्मती से हमारे वज़ीर आज़म भी उस नैरेटिव को आगे लेकर जा रहे हैं। तो बतौर पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर के हमने अपनी एक मीटिंग की, उसमें हमने इस पर डिस्कस किया, और ये प्योरली पीपल्स पार्टी कराची का फैसला था, और बड़ा सोच विचार के बाद ये जिस बात का शायद अब आगे चल के जिक्र भी करेंगे कि कोविड के हालात में हमने ये क्यों कर ली, सारी चीज़ों को हमने गौर किया। उसके बाद ये तय पाया कि नहीं, हमें एक ऐसा इवेंट ज़रूर करना चाहिए जिसमें हम ये बताएं कि कराची के लोग अब उस नफरत की, तकसीम की और लिसानियत की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं, और इसीलिए हमने ये किया था, और उसका नाम भी यकजहती रैली रखा, और उसमें जो शुरुका थे वो भी तमाम रंग और असर के लोग थे, और एक मैं समझता हूँ अच्छा पीसफुल प्रोग्राम हमने किया है। अच्छा गनी साहब, ये एक्सप्लेन करते हैं फिर, इस वक्त कराची में तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, MQM यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें लेती रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ कभी वैसा स्टेक नहीं रहा, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं कि तहरीक इंसाफ और MQM जो भी मुतालबा है उस पर बात कर ली जाए। रैलियाँ निकालने से मतलब, हम अभी भी इस बात पर वापस आ रहे हैं कि रैली निकालने से क्या होगा? वैसे मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये कहूँगा कि ये जो आपका एक ख्याल है, ये गलत है कि पीपल्स पार्टी का कभी असर नहीं रहा। पीपल्स पार्टी कराची से हमेशा बहुत ज़्यादा वोट लेती रही है। जनरल ज़ियाउल-हक ने पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ही उन्होंने MQM बनवाई थी, और लिसानी और फ़िरकावारियत की बुनियाद पर कराची के लोगों को तकसीम करवाया था। इवन जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में भी जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी को मिली, और पीपल्स पार्टी के कई लोगों को ज़बरदस्ती अगवा करके, गायब करके यहाँ से जमात इस्लामी के मेयर को मुंतखब करवाया गया। इवन 2001 में भी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, नेमतुल्लाह खान और ताज अहद साहब के दरमियान, ताज अहद साहब बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे और गालिबन जीत भी जाते अगर जनरल परवेज मुशर्रफ की ख्वाहिश में होती कि पीपल्स पार्टी को यहाँ से शिकस्त देनी है। तो ये कहना है कि पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है, गलत है। ये सबको पता है कि कराची के इंतखाबात माजी में MQM किस तरह जीतती रही है, और इस मरतबा PTI को किस तरह जितवाया गया है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी को तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिलता, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से कराची में हरा दिया जाता है। तो ये मैं नहीं समझता कि इस बात में कोई वजन या दलील है कि पीपल्स पार्टी के पास यहाँ पे वोट बैंक नहीं है। पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट कराची में था, आज भी मौजूद है। सिर्फ शर्त यह है कि किसी एक मरतबा अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हो जाए तो लोगों को पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी का कितना असर है। चलें, ये तो फिर हम बहुत माजी में चले गए, अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। अब ये बताइएगा गनी साहब कि सिंध हुकूमत ने कोरोना के इब्तिदा में इसे बहुत संजीदा लिया, लॉकडाउन में पहल की, अब भी सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन हालात में ऐसी रैली निकाल कर लोगों को ख़तरे में नहीं डाला आप लोगों ने? हमने इसीलिए रैली का बंदोबस्त किया कि रैली में लोग अपनी गाड़ियों में सफर करेंगे और एक जगह जाएंगे जहां खिताब करेंगे और वहां पर वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बहरहाल लोग गाड़ियों से उतर कर काफी कुछ आगे आ गए। मैं आपको ये भी बता दूं, आपके रिपोर्टर्स में मौजूद थे, हमने कोई 8-9 हज़ार लोगों में मास्क तकसीम किए हैं, लेकिन शायद लोगों की तादाद ज्यादा हो गई और जाहिर है कि कुछ लोग मास्क में प्रॉब्लम है कि आदत भी नहीं होती, वो उतार देते हैं, जेब में रख लेते हैं। ये वो हमने कोशिश की कि हम SOPs पर मदरामद करते हुए अपनी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, लेकिन बहरहाल इस बात में, इस तनकीद में किसी हद तक वजन जरूर है कि हुकूमत में हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। कोशिश की, लेकिन अगर एक तरफ हम ये देखते हैं कि कराची शहर में नफरत का बीज बोने की कोशिश हो रही है,
तो मैं समझता हूँ कि ये भी उतना ही खतरनाक है जितना कोरोना खतरनाक है कि खुदा न खास्ता कराची में फिर लिसानियत की बुनियाद पर अगर तफरीक और तकसीम पैदा हो गई और यहाँ पर कोई लिसानी फसादात शुरू हो गए तो माजी में जो कराची ने बुरे दिन देखे कि खुदा न खास्ता दोबारा वो दिन हमें देखने पड़ जाए। तो ये सोच कर कि हमने एक्टिविटी की है और मैं वो जो नैरेटिव था वज़ीर आज़म का, इमरान MQM का, उसके मुकाबले में मैं जो अवामी नैरेटिव है, जो लोगों की ख्वाहिश है, जो मोहब्बतें बांटने का है, उसको आगे बढ़ाया है। चलें, शुक्रिया गनी साहब। इस बात से यकीनन हम सब मुत्तफ़िक़ हैं, कराची वाले मुत्तफ़िक़ हैं कि कराची ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और लिसानियत और तकसीम और नफ़रत की सियासत कराची ने देखी है। सो नोबडी वांट्स दोज डेज टू कम बैक टू कराची, जब कराची में आन की आन में पूरी मार्केटें, तमाम बाजार, सब कुछ बंद हो जाया करता था। I'll stick to the point that it's not, I mean, आप लोग इस तरह रैलियां बुला लेना, लोगों को इकट्ठा कर लेना इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, इट स्टिल डजंट मेक सेंस और कोई चीज़ इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। वेट कर लें थोड़ा सा, मतलब और जब आप ये तो कहा जा सकता बड़े है एडवोकेट होना कराची में, और खासतौर पे जब आप खुद कह रहे हैं कि हमने इतने ज़्यादा मास्क दिए लेकिन लोगों को फिर आदत नहीं होती, व्हेन यू नो कि लोगों का टेम्परामेंट, रुझान किस तरफ होता है, तो क्यों इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें? सॉरी, हैड टू बी सेड। और खुदा न खास्ता सूरत हाल बिगड़ी ना तो सबसे पहले आप लोगों के कारोबार बंद करने जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे कि हमने रैलियां निकाली थी, मे बी उनकी और शायद हमने ही कंट्रीब्यूट किया थोड़ा सा इस फरोग में। एनीवे, मूविंग ऑन। बट इस दफ़ा तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि जो भी है लॉकडाउन सूरत हाल हल नहीं हो सकता, क्योंकि हम ना पाकिस्तान की मईशत, ना लोगों के घरेलू हालात इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि एक दिन के लिए भी कोई कारोबार। और अगर हम इतने कंसर्न हैं और बार बार इस बात को उठा रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट इट टू हैपन। और जो लोग ऐसी रैलियों में जाते हैं तो तुम लोग ही कुछ अकल कर लो, क्यों जा रहे हो, पता नहीं कि क्या हो रहा है। अच्छा ये ना आप कहें, वो कहेंगे जी आप लोगों को डिस्करेज कर। आई एम गोइंग टू डिस्करेज इन टाइम्स ऑफ कोरोना। मतलब कोई, चलो रैली छोड़ दो, शादी पे भी क्यों इतने 5,000 लोग क्यों जा रहे हैं, तो हर चीज़ में क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, तो प्लीज़ इसको पर्सनली ना लें ये रैली वाले। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गैदरिंग, तो लिहाजा गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए या फिर एटलीस्ट फासले का इंतजाम किया जाए कहीं भी आप जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। 27 अगस्त की बारिश कराची में अर्बन फ्लडिंग का सबब बनी, सबको मालूम है। और बाय द वे आपको पता है बड़ा काम हो रहा है हमारे इर्द गिर्द भी, और अफसोस की बात यह है, वैसे एक कोई इंजीनियरिंग, वो जो नाले सड़क के बीच में थे ना, वो दोबारा से सड़क के बीच में रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, दोबारा से बन रहे हैं, जो टूट गए थे, दोबारा से सड़क के बीच में दोबारा नाले बन रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कराची में कोई कॉम्पिटिशन हो जाना चाहिए, CBC को करा लेना चाहिए इंजीनियर्स का, कि जरा बताएं कि एक आबादी जो बन गई है उसमें दोबारा नए सिरे से नाले डालने हो तो कहां डाले जाएं, सड़क के बीच में वाली ऑप्शन निकालें। नहीं, ये दो बैक टू बैक हमारी कहानियां सार्केज़म से भरी हुई है तो हम कुछ और दिखा देते हैं आपको, लेकिन बारिश की ही बात हो रही है। तो इस दौरान जब ये बारिश हुई थी, शहर के किसी इलाके में कितनी बारिश हुई, ये बहुत बड़ा सवाल था कि कौन से इलाके में कितनी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात अपने महदूद वसाइल के बायस बता ना सका, लेकिन प्राइवेट वेदर स्टेशन चलाने वाले नौजवानों की जानिब से फराहम किया जाने वाला डेटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो साबित हुआ है। मौसम पर नजर रखने वाले इन नौजवानों से कौन मिलवा रहे हैं हमें आज? उनीबा ज़मीशा। मौसमियाती तब्दीलियों से जो ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, आलमी इदारे जर्मन वॉच के मुताबिक पाकिस्तान उसमें 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान में मौसम दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। मौसम के हवाले से की जाने वाली पेशन गोइयाँ भी पेचीदा होती जा रही हैं। ऐसे में कुछ वेदर लवर्स भी सामने आए हैं जिनके अपने ज़ाती वेदर स्टेशन हैं और वो मौसम की तब्दीलियों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जवाद मेमन वैसे तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन मौसम से लगाव भी है। 2008 में मौसम में दिलचस्पी लेना शुरू की। 2015 में 62,000 के गैर मुल्की वेदर स्टेशन से इन्होंने अपने काम का आगाज किया। आज इनके पास जदीद तरीन 7 सेंसर्स और मुश्तमिल वेदर स्टेशन के साथ 40 किलोमीटर के राउंड सर्कल में आसमानी बिजली कड़कने और गिरने के खतरे की पेशगी इतला देने का लाइटनिंग डिटेक्टर भी है। हवा में जहरीले मवाद जांचने के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटर भी मौजूद है और इन तमाम डिवाइसेस का डेटा ऑनलाइन है। स्पेशलाइज जो हम करते हैं वो कराची रीजन में स्पेशली करते हैं, क्योंकि कराची का वेदर आपको पता है कि एक एरिड रीजन है और कराची के हवाले से बहुत नोटोरियस रीजन ये कहलाता है वेदर फोरकास्टिंग के हवाले से। कभी 100% पे कुछ नहीं होता और कभी 10% पे बहुत कुछ हो जाता है, ये हम सब ने देखा है।
ओवैस हैदर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। 2010 से इन्होंने अपने वेदर नेटवर्क का आगाज़ किया और अब पाकिस्तान के 20 बड़े शहरों जबकि कराची में 11 रेन गेजेस मौजूद हैं। pakweather.com के नाम से वेबसाइट भी चला रहे हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े वेदर नेटवर्क रखने का दावा भी करते हैं। हमारे पास इस वक्त पर्सनल वेदर स्टेशन है और इसके अलावा हमारे पास HTC डिवाइसेस हैं जो टेम्परेचर मेजर करती हैं, ह्यूमिडिटी मेजर करती हैं, रियल हीट टेम्परेचर बता देती है, जैसे फील्ड लाइक टेम्परेचर हो गया। साथ में हमारे अपने रेन गेजेस मौजूद हैं और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान में ही उसको डिज़ाइन करवा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हम कोने कोने में वो लगाने का प्लान है। कश्मीर से लेकर पूरे कराची तक हम वो रेन गेजेस लगाएंगे। माहिरीन के मुताबिक मौसम को जांचने का मयार कुछ यूं है कि हर 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर वेदर स्टेशन मौजूद हो, लेकिन कराची की मौसमी पेशेंगोई महकमा मौसमियात 3 वेदर ऑब्जर्वेटरीज की बुनियाद पर करता है, जबकि 7 अजला में महकमा मौसमियात के बस 13 बारिश नापने के गैजेस हैं। माहिरीन कहते हैं कि बारिश को नापने के लिए 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर रेन गेज होना चाहिए। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जी न्यूज़, कराची। क्या ज़बरदस्त चीज़ है और कितनी आप देखें इस किस्म की प्राइवेटली भी चीज़ें हो रही हों तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और बड़ी एक्यूरेसी बीच में आ जाती है। और अगर चाहें ना, कोशिश करना चाहें और हमारे नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ और वसाइल और प्लेटफॉर्म मिलें तो वो क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो वेट नहीं करते क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिले, दे जस्ट मेक देयर वे, व्हिच एक्चुअली इज़ वेरी एडमायरेबल। मुशीर खारजा आज़रबाईजान जनाब हिकमत हाजीएव हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर एम्बेसडर इज़ जॉइनिंग अस लाइव from Azerbaijan, Mr. Advisor, to the President. Welcome to Geo Pakistan. It's good to have you over, but I'm sure that things are very difficult for you right now. And Mr. we would like to know about the situation first. In fact, first we want to welcome you on our show, and we also want to know the true reality, the background of what is happening over there, especially since we've been hearing that a lot of civilians have been targeted as well, which is quite concerning. So if you could apprise us on the current situation. Thank you and good morning to everyone. Also, I use this opportunity to address my best wishes to our brother, the Pakistani people. When Armenia-Azerbaijan conflict started in the 90s, Pakistan Islamic Republic and brother Pakistan supported Azerbaijan. And Pakistan doesn't have any diplomatic relations with Armenia because of its policy of aggression against Azerbaijan and because of the killing innocent Azerbaijani civilians and conducting notorious ethnic cleansing. When Armenia's yet another provocation happened on the 27th of September, Pakistan was also one of the first states that supported just cause of Azerbaijani people to ensure its territorial integrity and to ensure security of its citizens. Currently, the situation continues to be tense. Armenia launched a massive attack along the line of contact against Azerbaijani civilians with a deliberate purpose of killing and inflicting maximum damage to civilians and civilian infrastructure. Therefore, Azerbaijani armed forces were compelled to take counter-attack measures to repel Armenia's military aggression and also to ensure liberation of our occupied lands and to ensure safety of Azerbaijani civilians. And our military forces made certain advances along the occupied territories, and Armenian armed forces are retreating to certain areas. But while seeing their difficult situation, and we also witnessed that Armenian political military leadership is in panic, and they switched to missile attack against Azerbaijan's big cities and civilian infrastructures. Yesterday, they have launched massive missile strike using the Smersh and some other rockets and missiles against the second biggest city of Azerbaijan, that's in Ganja. And city center, massively populated city center was attacked. It was a deliberate and indiscriminate attack. They also attacking Azerbaijani villages and cities along the line of contact. Just one figure, within one day, more than 10,000 artillery pieces landed to Tartar city of Azerbaijan, that's in a population of the 70,000. And Armenia's aggressiveness is going up and up. Yesterday, they switched another notorious provocation by launching a missile attack from the territory of Armenia against a second industrial city of Azerbaijan, that is Mingachevo. Particularly, obviously, this is alarming. This is alarming. Indeed, Mr. Advisor, this is alarming that Armenia is attacking the most civilian populations, and the situation is not very good. But at the end of the day, be it any conflict, the conflicts are usually resolved through negotiations. So we would really like to know that is there any backchannel diplomacy involved so that you two countries get to sit together and talk about it and solve the situation, because
people can really hope that there is no further loss of life and things can get back to normal? Well, Azerbaijan is engaged in the negotiation process for 30 years with the ultimate goal of resolution of the conflict in a peaceful manner. Unfortunately, because of the policy of aggression and policy of Armenia to maintain the status quo of occupation, we couldn't make any progress in the negotiation process. They, by all means, try to backtrack the negotiation process. And they also try to, particularly Prime Minister of Armenia, with its unconstructive and populist and demagogue approach, undermine all concept of negotiations. And as a result of which, and we currently see with escalation of situation. In the meantime, we have witnessed that international mediation efforts were not enough. And it was just imitating the process rather than substantial engaging in the process, just prolonging negotiations just for the sake of negotiations. And with the Minsk Group co-chair countries are actually conducting this negotiation process. And of course, Azerbaijan is hopeful that this conflict at the end of the day will be resolved in a peaceful manner within the territorial integrity and sovereignty of Azerbaijan. And yesterday, my President Ilham Aliyev, made his public statement and appealed to Azerbaijani people. And he once again highlighted that Azerbaijan is willing to see, first of all, withdrawal of Armenian troops from the occupied territories of Azerbaijan, as demanded by the United Nations Security Council resolutions that calls immediate, unconditional, and full withdrawal of Armenian troops, and also ensuring of Azerbaijan's territorial integrity and Azerbaijan's sovereignty. And based on that understanding, we do believe that we can move forward. And currently, there are calls for the ceasefire. Azerbaijan also is supportive to these concepts, but how we can trust and how we can have a confidence to Armenian side when they are launching massive missile attack on Azerbaijan citizens. There's a trust deficit as well, and so right now, Mr. Advisor, another thing, we are talking about international mediation. Pakistan is in full support of Azerbaijan, so is Turkey, and they have stated it so as well. What about international community? If somebody or some organizations wanted to help out with the situation, maybe take care of the wounded, feed the wounded, set up tent cities for them, whatever might be required, how can they get in touch and what can they do? Currently, we don't need any particular need. Azerbaijani appropriate institutions, including the civil emergency institutions, are capable enough to provide all facilities and all necessary to Azerbaijani civilians who are becoming the target of Armenian armed forces. And simply, from that perspective, we don't need any additional support on it. What, of course, we are expecting from the international community that there should be more just position based on the norms and principles of international law. Sometimes we are also witnessing the double standards. Azerbaijani people are suffering from this policy of occupation and ethnic cleansing. Sometimes we see that statements are coming only just supporting one side, Armenian side, based on the pro-Armenian policy some countries are pursuing. Even there are the countries who are trying to be mediator in the process, but making unilateral statements just supporting Armenian side. But it's not unfair. What is our expectation from the international community to support a law-based and rule-based approach in resolution of the conflict? That's based mainly United Nations Security Council resolutions, and based on that, we can move forward in making progress in the negotiation process with the ultimate goal of ensuring withdrawal of Armenian troops from the occupied territories of Azerbaijan. Mr. Advisor, countries like Pakistan and Turkey have been supporting your stance since day first, and they are really in full support of what your side of the story is. But what is the response of the other countries like the USA, countries that matter in the world? What has been their stance? What have been their stance so far? Indeed, really, I once again would like to reiterate Brazil and Pakistan's support to Azerbaijan since the early days of this conflict. And Pakistan was always on the side of the justice, on the right side of the history. Therefore, it's also actually a message of thanks of Azerbaijani people. Now the streets of Baku and other cities of Azerbaijan are decorated with the flags of Pakistan as a sign of the sympathy, as a sign of thanks to Pakistani people. For other countries, in general, international community supports Azerbaijan's territorial integrity, sovereignty, and everybody knows who is an aggressor. That's an Armenian side. As particularly United States also supports Azerbaijan's territorial integrity and sovereignty. We are thankful for that. Indeed, within the Minsk Group process, that's co-chaired by France, United States, and Russia,
we would like to see them all actively engaged in putting an end to Armenian occupation and also implementation of the United Nations Security Council resolution. Mr. Advisor, you just mentioned that the cities, Azerbaijan cities, are decorated with Turkish and Pakistani flags. We really appreciate it, and we want to reiterate that we would continue our unconditional support. Absolutely. Thank you so much for taking out the time for talking to us. Thank you, sir. हमसे बात कर रहे थे एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान हिकमत हाजीएव। और ये सिचुएशन जो वहाँ हो रही है उस मुल्क में हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब कश्मीर में कुछ होता है, एक अगर डिस्प्यूटेड हो तो फिर इस किस्म की चीज़ें भी हो जाती हैं। द कंसर्न इज़ कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ना बने, और जिस तरह आप पूछ रहे थे कि बैकडोर जो डिप्लोमेसी होती है, बैक चैनल डिप्लोमेसी, उसी पे बात अगर ख़त्म हो जाए। वो कह रहे हैं नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व तो है आर्मीनिया, लेकिन ज़ाहिर है हटदर्मी है, क्योंकि साथ साथ हमले भी कर रहे हैं और साथ साथ बात भी कर रहे हैं। तो हमले रुकते हैं तो फिर बात होती है, तो पहले सीज़ फायर हो तो उसके बाद ही फिर नेगोशिएशन को आगे बढ़ाया जा सकता है।